अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और जहां होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है शहीर और मैं लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूं। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर एक नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। अपनी स्टोरीज लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझे भेज सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके इस पर नरेट करूंगा। अगर आप लोगों ने अपने घर के काम काज खत्म कर लिए हैं और अब फाइनली अपने बिस्तर पर आ गए हैं तो ये स्टोरी तब सुन लें, कोई काम ना रह गया हो, क्योंकि ये स्टोरी सुनने के बाद आप लोग शायद ही अपने दूसरे काम निपटा पाए। क्योंकि ये स्टोरी सुनने के बाद शायद आप लोगों को डर लगने लगेगा। टाइटल और थंबनेल से देख ही लिया होगा कि स्टोरी किस बारे में है। ये डाइन की स्टोरी है और ये कोई पुरानी घिसी पिटी स्टोरी नहीं है। बहुत यूनिक स्टोरी है जो मुझे रिसीव हुई थी कुछ टाइम पहले। इसे मैं शेयर करने में थोड़ा सा लेट हो गया। जिन्होंने भेजी है इनसे माजरत। तो ये दो स्टोरीज हैं जो डाइन से रिलेटेड है, तो हिम्मत बना के सुनिए, क्योंकि शायद आप बीच में छोड़ दें। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास हिसार बांध लें। आगे समझ गए होंगे। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शहीर, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम साबिर है और मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। ये वाकया आज से तकरीबन 16 साल पुराना है। जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान देने के बाद जो थोड़ा गैप था, जब तक मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, तब तक हम लोगों ने एक प्लान बनाया, जो मेरे स्कूल के कुछ फ्रेंड्स थे, कि हम लोग मेरे गांव जाएंगे और वहां जाकर कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। तो ऐसा ही हुआ कि हम लोग शहर से गांव चले गए, जहां हमारी कुछ जमीनें भी थी। वहां पर हमने कुछ लोग रखे हुए थे अपनी जमीनों पर काम करने के लिए। तो शायद आप लोगों में से काफी लोगों को पता हो कि जो चारों तरफ जमीनों के अंदर एक जगह बनाई होती है, जहां पर कच्चा मकान होता है, जानवर वगैरह रखे होते हैं, इसे डेरा कहते हैं। अब हम लोगों ने प्लान बनाया कि रात को हम डेरे पर ही स्टे करेंगे और वहीं पर खाना वगैरह लकड़ी पर बनाएंगे। हम लोग खाने पीने का सामान और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अपने साथ ले गए। रात वहां पर हमने लकड़ियां वगैरह इकट्ठी की और हम लोगों ने खाना बनाना शुरू कर दिया। या मैं बताता चलूं कि इस डेरे पर बिजली नहीं थी। वो शाम का टाइम होने वाला था, यानी अब हम रोशनी में खाना बना रहे थे कि जब अंधेरा हो जाएगा तो फिर कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। हमारी जमीनों पर काम करने वालों ने हमें वहां पर बिस्तर लगा दिए कि आप लोग यहाँ आराम कर लेना। वो हमें सारी चीजें देकर इस डेरे से वापस शहर की तरफ आ गए। बताता चलूं, वो भी गांव था जहां वो स्टे किया करते थे, लेकिन डेरे पर रात में एक बंदा पहरेदारी के लिए होता था, क्योंकि मवेशी वहां बंधे हुए थे और खेतों को पानी लगाना और उनकी देखभाल के लिए हर टाइम कोई ना कोई इस डेरे पर मौजूद होता था। लेकिन चूंकि हम दोस्त इस रात इस डेरे पर स्टे कर रहे थे, तो जो काम करने वाले थे, इन्होंने हमसे इजाजत चाही कि अगर आप लोग यहाँ पर हैं तो आपको जो भी चीज चाहिए अभी बता दें। हम गांव चले जाएंगे रात में और वहीं रुकेंगे रात को। तो यही हमने उनसे कहा कि आप लोग अपनी फैमिली के पास चले जाओ, हम दोस्त यार हैं, हम लोग रात यहीं गुजारेंगे। हमारा कुछ पता नहीं कि हम रात को सोएं और ना सोएं, और हमारे साथ जो यहाँ रुके शायद उसके आराम में खलल पैदा हो, तो बेहतर यह है कि आप चले जाएं। अच्छा, इसने जाते जाते एक बात कही। इसने कहा कि जब रात हो जाएगी तो आप लोगों ने डेरे से बाहर नहीं निकलना और खास तौर पर इस कुएं की तरफ मत जाना। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूं कि हमारे गांव में हमारी जमीन से कुछ किलोमीटर दूर एक कुआं था, जिसे पीरा दा कुआं कहते थे। वो जगह ऐसी थी कि साथ में एक मिजार था और एक कुआं बना हुआ था कि इस कुएं पर रात में कई लोगों ने एक औरत को देखा। वो एक डाइन है और वो हमारे गांव में बहुत मशहूर थी। ये बातें बहुत टाइम से हमारे गांव में गर्दिश कर रही थी कि इस पीरा दे कुएं पर कई लोगों ने एक डाइन को देखा है, जो रात के टाइम अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। कोई भी वहां से गुजरता है तो उसे कई बार नजर आई है। तो इसीलिए गांव के लोग रात के टाइम इस जगह से गुजरने पर परहेज करते हैं। वो एक मेन रास्ता भी था।
एक गांव से दूसरे गांव जाने में बीच में आता था, लेकिन लोग रात के टाइम बहुत मजबूरी में ही इस रास्ते को लेते थे, वरना कोई भी इस रास्ते से रात में नहीं जाता था। और चूंकि वहां पर भी लाइट नहीं थी, तो वो जगह भी अंधेरे में डूबी रहती थी। खैर, बैक टू द स्टोरी। हम लोग अपना खाना वगैरह बनाकर खा के और हम लोग बैठ गए और गप्पे शप्पे लगाने लगे। पूरा दिन हम लोग बाहर जमीनों पर घूमते रहे, फसलों में, और मैंने अपने दोस्तों को अपनी फसलें दिखाई। यहाँ मैं बताता चलूं, जो हमारा डेरा था उसके आसपास कई किलोमीटर तक फसलें ही फसलें थी। यानी एक डेरे से दूसरे डेरे जाने में भी आधा पौना घंटा लग जाता था। यानी इस वक्त हम ही इस डेरे पर मौजूद थे। इसके अलावा दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात। और रात को तो इतना सन्नाटा हो जाता था कि मैं क्या बताऊं। हमारा जो डेरे पर काम करने वाला था, उसने जाने से पहले मुझे कहा था कि आप फजर में उठ जाना और सिर्फ आपने ये ट्यूबवेल चलाना है। मैंने पानी की पोजीशन सेट कर दी है, यानी जिस खेत को पानी लगाना है इसको खुद ब खुद लग जाएगा। सिर्फ आपको बटन दबाना है ताकि ट्यूबवेल ऑन हो जाए। खैर, वो चला गया। हम लोग अपनी मस्ती मजाक में थे और हम टाइम स्पेंड करने लगे। अब हम लोग आग जलाकर पहले बैठे रहे, आपस में बातें करते रहे और फिर हमें सर्दी लगने लगी। हम लोग अंदर कमरे में चले गए। अभी ठंड पूरी तरह से नहीं आई थी, लेकिन वो खुली जगह थी, इसलिए हमें वहां पर हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगी। हम लोग अंदर कमरे में चले गए और हम लोग बिस्तरों में बैठ गए। खूब गप्पे लगा रहे थे कि बातों बातों में जिनों भूतों की बातें शुरू हो गई। क्योंकि ये जगह बहुत खौफनाक एहसास दे रही थी, तो हमारे दिमाग में जिनों भूतों के किस्से आने लगे। मेरे चाचे के साथ ऐसा हुआ, मेरे दादे के साथ ऐसा हुआ, ऐसे किस्से निकलने लगे। कोई अपना किस्सा सुनाए, वो खत्म करे तो दूसरा अपना किस्सा शुरू कर दे। ऐसी बातों बातों में एक मेन बात निकली जो मेरे गांव के कुएं के बारे में थी। अब मैंने भी अपना वहीं का किस्सा शुरू कर दिया और मैंने कहा कि हाँ, वहां पर एक चुड़ैल रहती है। अब अल्लाह जाने, कभी अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन ये गांव के लोगों में मशहूर है। अब बातों में ही मेरे दोस्तों ने बड़ा इंटरेस्ट जाहिर किया कि यार कल दिन में चलेंगे और वो जगह हमें भी दिखाना। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन हम दिन में ही जाएंगे। और फिर एक दोस्त के जहन में एक शैतानी सोच आई कि क्यों ना अभी चले, रात में चलते हैं और देखते हैं कौन कितना बहादुर है। हिम्मत करो और अगर चलते हो तो अभी चलें। शहीर, वो उम्र भी ऐसी थी कि बड़े बड़े रिस्क और बड़े बड़े मामलात में इंसान घुस जाता है। वो टीनेज होती ही ऐसी है। बहरहाल इसने हमें इतना मोटिवेट किया कि बैठे बैठे प्लान बन गया कि चलो जी पीरां दे कुएं चलते हैं। अब वो जगह करीब भी नहीं थी, काफी पैदल चल कर जाना पड़ता था। बहरहाल जी हमारे पास टॉर्च थी और हमें कुछ मोमबत्तियां जलाने के लिए दी हुई थी। अब चूंकि वहां इस डेरे पर लाइट नहीं थी, तो हम मोमबत्ती ऑन करके बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम उठे, अपने आप को तैयार किया और अपनी टॉर्च ली और निकल पड़े इस पीरा दे कुएं की तरफ। मुझे कुछ कुछ रास्ता याद था कि किस तरफ जाना है। आगे जाकर वो पीरा दा कुआं आता है। मैं पैदल चलने लगा, मेरे साथ साथ मेरे दोस्त भी मुझे फॉलो करने लगे। शहीर, अगर रात में ऐसी जगह पर अगर आप चारों तरफ देखो तो जो सन्नाटा आपको वहशत देता है, वो शायद ही मैं बयान कर सकूं और आप इसे इमेजिन कर सको। वो बहुत ही खौफनाक सन्नाटा होता है। क्योंकि हम सारे दोस्त साथ थे, तो हमें एक दूसरे का हौसला था और हम निकले भी इस एज में जैसे कफन बांध के निकले हों, जैसे आज कोई बड़ा मार्का होने लगा है। बस आज जैसे हम इस चुड़ैल को एक्सप्लोर करेंगे और बस चलते रहे। काफी चलने के बाद अब दूर हमें एक जगह नजर आई जो एक गुंबद नुमा थी। अब वो वही जगह थी, वो मिजार। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि वो देखो, इसके सामने तुम्हें अगर हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही है, वो मिजार है। यहाँ बताता चलूं, लाइट इस मिजार पर भी नहीं थी, लेकिन इस मिजार पर चरागा की हुई थी, यानी कि चिराग जलाए हुए थे। तो मैंने कहा चलो बस इसी तरफ इस रोशनी को देखते हुए सीधा चलते हैं। अब किसी डायरेक्शन में नहीं मुड़ना, बस हम चलते रहे और चलते रहे और आहिस्ता आहिस्ता वो मिजार हमारे करीब आने लगा। हमने कहा कि जब हम लोग करीब पहुंच जाएंगे तो एकदम से इस जगह पर पहुंच नहीं जाना, पहले हमें आसपास का जायजा लेना है और उसके बाद हम इस जगह पर पहुंचेंगे। और मैं बताऊं, वो जगह ऐसी थी कि वो मिजार जो था वो चारों तरफ कुछ दरख्त लगाए हुए थे,
घने दरख्त और वो कुआं भी इसके बीच में था, यानी कि वो दरख्तों की गोलाई के अंदर एक मिज़ार बना हुआ था और फिर वो कुआं भी इसी के साथ ही था। मैंने बहुत पहले वो कुआं देखा था, यानी वो कुआं बहुत पुराना हो गया था। कहा जाता है कि बहुत पहले किसी औरत ने इस कुएं में छलांग मार के जान दे दी थी। हालांकि जो हमारा मुलाजिम था, जो खेतों में काम करता था, उसने मना किया था सख्ती से कि आप लोग इस कुएं की तरफ मत जाना, लेकिन वो एज ऐसी थी कि जिस चीज का मना किया जाए इंसान वही करने की ज्यादा सोचता है, और उल्टे काम तो खास तौर पे। तो बहरहाल हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अब इस जगह के बहुत करीब पहुंच गए। हम लोग जिस रास्ते पे थे वो एक पगडंडी थी जो खेतों के दरमियान से होती हुई जा रही थी। जो एक पैदल रास्ता बना हुआ था, बहुत चौड़ा नहीं था, सिर्फ एक शख्स के गुजरने की जगह थी, यानी कि हम लोग कतार में चल रहे थे। अब चूंकि हम लोगों को जो मिज़ार नजर आ रहा था, वो पगडंडी इस मिज़ार को सीधी नहीं जा रही थी। अब हम लोगों ने फसलों के अंदर से होते हुए इस मिज़ार पर जाना था। तभी हमें एक शॉर्ट रास्ता बनता, वरना अगर हम पगडंडी को फॉलो करते तो वो बहुत दूर जाकर फिर हमें लेफ्ट जाना पड़ता। तो इसीलिए हमने बिल्कुल शॉर्ट इसी वे में चलना शुरू कर दिया। मैंने सबको कहा कि बस अब मुझे फॉलो करो। हमने टॉर्च भी बंद कर दी। अब हम अंधेरे में चल रहे थे कि अगर हम टॉर्च ऑन करें तो हो सकता है कि वो जो भी चीज वहां मौजूद हो उसे अंदाजा हो जाए कि यहाँ पर बहुत करीब कोई आ रहा है। अब हमें दूर से ही मज़ार के अंदर से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे बहुत से लोग जिक्र कर रहे हैं। वो आवाज ऐसी थी, अल्लाहु 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 अल्लाहु, जैसे बहुत से लोग हैं और वो इस मिज़ार में बैठे जिक्र कर रहे हैं। अब वो मिज़ार कोई इतना रोशन नहीं था क्योंकि अंदर चिराग जल रहे थे। अब हम लोगों को ये लगा कि वहां पर शायद कोई उर्स वगैरह है और कुछ लोग वहां पर बैठे हुए हैं जो मिज़ार में जिक्र कर रहे हैं। थोड़ा सा इजी हो गया और फिर भी हम दबे पांव करीब जाने लगे। जब हम लोग इस गोलाई के करीब पहुंचे जहां बड़े बड़े दरख्त थे, मैंने सबको कहा कि रुको, पहले हमें देख लेना चाहिए। अब हम इस डायरेक्शन में गए जहां पर मिज़ार का मेन डोर था। वहां पर जब हम लोगों ने दूर से ही इन दरख्तों के पीछे से छुप कर देखा तो आप यकीन जाने शहीर, वहां पर कोई भी नहीं था। वहां से सिर्फ जिक्र की आवाज आ रही थी और अंदर कोई भी नहीं था। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं एक दरख्त के बड़े से तने के पीछे छुपकर टॉर्च को ऑन करता हूं और चूंकि अंदर चिराग की हल्की रोशनी थी तो मैंने कहा शायद मुझे अंदर लोग नजर नहीं आ रहे। मैंने वो टॉर्च ऑन की। मेरे पास वो टॉर्च थी और अगर आप लोगों ने देखा हो, जो एक पुरानी विंटेज टॉर्च हुआ करती थी, सिल्वर सी, जिसमें ऊपर बटन लगा होता था, वो मेरे पास थी, जिसकी रेंज अच्छी खासी थी। वो मैंने इस मिज़ार में मारी और देखा मुझे अंदर कोई भी नजर नहीं आया। और जैसे ही मैंने टॉर्च ऑन की, शहीर वो जिक्र बंद हो गया और अब खामोशी हो गई। मैं बुरी तरह डर चुका था। मेरे दोस्त भी घबरा गए। हम लोग बहुत बुरी तरह डर गए। अब इस मिज़ार के साथ ही, यानी इसके बैक साइड पर ही वो कुआं था। मेरे दोस्तों ने कहा कि यार ये जगह तो वाकई ही बहुत भारी है। मैंने कहा क्या करना चाहिए, अब यहाँ से निकले या तुम लोगों ने वो कुआं भी देखना है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम बस जाना चाहते हैं। पर एक दोस्त ने जिद लगा ली, नहीं यार, अब इतनी करीब आ गए हैं तो वो कुआं भी देख लें। कहते हैं कि इन चीजों को अगर तंग किया जाए तो ये आपको नुकसान पहुंचाती हैं। हम इनको तंग करने नहीं आए, ना हमारी नीयत है, तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम लोग डरो मत। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हम फुली मोटिवेटेड थे और जिस तरह हम लोग किला फतह करने आए हैं, तो फिर इसी दोस्त ने हमें फिर से मोटिवेट किया कि डरो नहीं, ये भी अल्लाह की मखलूक है, तुम लोग बिला वजह डर रहे हो। इसने हमें बहुत ज्यादा मजबूत किया कि चलो इस कुएं को भी देखते हैं। अब हम लोगों ने कहा नहीं नहीं, इसका अच्छा हल ये है, पहले मिज़ार में चलते हैं और ये जरूर कोई नेक बुजुर्ग हैं जिनका ये मिज़ार है। अंदर चलते हैं, इनको सलाम करते हैं और फिर फातिहा पढ़कर यहाँ से इस कुएं की तरफ चलेंगे। ये एक पॉजिटिव साइन होगा। जो भी यहाँ पर अगर कोई जिन्नात है या कुछ भी है, जो हमें पहले जिक्र करने की आवाज आ रही थी, क्योंकि सुना है कि नेक जिन्नात ही अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये पॉजिटिव होंगे। इनको अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग कोई नेगेटिविटी लेकर नहीं आए या किसी और नियत से नहीं आए, तो शायद हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
हिम्मत पकड़ो और चलो अंदर मज़ार में चलते हैं। अब हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और इस मज़ार के मेन डोर से एंटर हुए और सहन के बाहर एक अंदर बड़ा सा हाल था। इस पे भी एक बड़ा सा डोर था। अब जो मेन एंट्रेंस थी वहां से अंदर डोर तक, जो मज़ार का डोर था, वहां तक दोनों तरफ चिराग जल रहे थे और अंदर भी चिराग जल रहे थे। अब आप यकीन करें कि ये एहसास कैसा होता है। आपको पता है कि मेरे अलावा भी यहाँ पर लोग हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे, और ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग हैं जो हमें जगह दे रहे हैं और हम अंदर एंटर हो रहे हैं। हम बहुत हल्के पांव आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इस मज़ार के अंदर जा रहे हैं। वहां गए, खामोशी से खड़े हुए, जाकर पहले सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर, और उसके बाद फातिहा पढ़ी, और उसके बाद हम वापस बाहर सहन में आए। अब जब हम वहां फातिहा पढ़ रहे थे तो हमें इस मज़ार के बैक साइड से, इस कुएं से जैसे एको बनता है, इस तरह की एक औरत की चीख सुनाई दे रही थी और हम बहुत ज्यादा घबरा गए। अब इस मज़ार के दो रास्ते थे, एक जिससे हम एंटर हुए थे। अब हमने चप्पल वहां उतारी हुई थी, वरना हम चाह रहे थे कि हम इसी मज़ार को क्रॉस करके इसके दूसरे दरवाजे से बाहर निकलें ताकि हमें वो कुआं भी दिखाई दे। वो इसी तरफ था। अब जो हमारे दोस्त थे उनमें से दो तो कह रहे थे मुसलसल कि चलो बस यहां से निकलो, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें कुआं तो देखने दो। हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद इस कुएं से चीख सुनाई देती। बहरहाल हमने जल्दी से वहां फातिहा वगैरह पढ़ी और वैसे ही बाहर निकले, चप्पलें पहनी, और फिर उसके बाद हम लोग दूसरी साइड घूमकर, जो एक लंबा चक्कर था, हम जब बैक साइड पर आए तो हमें वो कुआं दिखाई दिया। इस कुएं की जो गोलाई थी, उसकी जो दीवार थी, उसके ऊपर भी चिरागा हुआ था, और इस कुएं से कुछ कुछ देर बाद चीख सुनाई देती थी। शहीर भाई, जब हम लोग इस कुएं पे आए तो हमें फिर से इस मज़ार के अंदर से वही जिक्र की आवाज आने लगी, और बहुत से लोग अल्लाहू अल्लाहू, यानी वो इस सन्नाटे में वो जिक्र कैसे गूंज रहा था, मैं क्या बताऊं, वो बहुत ही एक अलग एहसास था। यानी वो जिक्र हमें अंदर से मजबूत भी कर रहा था। तो ये अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ये अच्छे जिन्नात होंगे, इसीलिए हम अंदर से मजबूत भी थे, लेकिन डर चूंकि वो नजर नहीं आ रहे थे। वो एक अलग ही एहसास था। मैं इसे क्या कहूं, इसे डर कहूं या इसे क्या कहूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमें इस कुएं से चीख सुनाई दे रही थी मुसलसल। अब हम लोगों ने ये कहा कि एक दफा टॉर्च मारते हैं इस कुएं के अंदर, इस कुएं के अंदर देखते हैं कि शायद हमें कुछ नजर आ जाए। हम सारे दोस्त आहिस्ता आहिस्ता इस कुएं के गिर्द इकट्ठे हो गए, टॉर्च ऑन की और इस कुएं में मारी। जब हमने गहराई देखी तो वो गहरा कुआं था, यानी टॉर्च की रेंज जहां खत्म हो रही थी उसके आगे भी अंधेरा था, यानी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। खैर, वो जो दो डरे हुए दोस्त थे वो बहुत ज्यादा ही डर गए थे। इन्होंने कहा भाई अब निकलो, बस बहुत हो गया, क्योंकि वो जिक्र भी दोबारा से शुरू हो गया है और हमें यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसा ही था, इंसान तो हमें दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, अब निकलो यहाँ से बस। हम ये बात कर ही रहे थे आपस में डिस्कस कि अंधेरा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कान के पास आकर किसी ने फूंक मार दी हो। मुझे बकायदा अपने कान में हवा सी फील हुई। अब मैंने जैसे ही पीछे मुड़ कर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे अभी कोई मेरे पीछे खड़ा था। वो कोई औरत ही थी। मुझे नैनो सेकंड में मैंने इस औरत को देखा था और फिर वो एकदम से गायब हो गई। अब हम लोगों ने बस वापसी का रास्ता लिया, एक अंदाजे से एक खेत में घुस गए और आहिस्ता आहिस्ता अपने डेरे की तरफ चलने लगे। हम लोग इन खेतों में से गुजर रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे कदम के साथ एक और कदम भी है जो हमारे साथ चल रहा है। अब इन कदमों के साथ साथ हमें फसलों की चिड़चिड़ाहट और एक पायल की आवाज भी सुनाई देती है, जैसे किसी ने पायल पहनी हुई है। और हम चल रहे हैं। मैंने अपनी टॉर्च ऑन रखी हुई थी। अब जब वो मुझे पायल की आवाज हल्की हल्की सुनाई देने लगी और वो कदम की आवाज जो हमारे साथ एक और चल रही थी, तो मैंने फौरन से रुक कर चारों की तरफ टॉर्च मारी, लेकिन मेरे दोस्तों के अलावा मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैं फिर से चलने लगा। कुछ देर बाद फिर से मुझे एक और कदम की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई हमारे साथ चल रहा है, और वही पायल की हल्की हल्की छनछनाहट जो बहुत ही पुरस्कार और डरा देने वाला एहसास था।
मैंने फिर से टॉर्च ऑन की और चारों तरफ देखा। मैंने सबको कहा कि बस आयतल कुर्सी पढ़ते रहो, जितनी दुआएं कल में आते हैं वो पढ़ते रहो और चलते रहो। अब सब ने विर्द करना शुरू कर दिया। जिसको दुआएं कल में आते थे उसने पढ़ना शुरू किए और हम चलते रहे। अब मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पीछे है और किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एकदम से तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मेरे पूरे जिस्म में झुरझुरी आई। मैंने कहा बस अब रुकना नहीं और पीछे मुड़कर मत देखना। हम चलते रहे। अच्छा शहीर, मैं बताता चलूं कि कभी होता है ना कि चांद की चांदनी में अगर कोई दूर खड़ा हुआ है, अब वो पूरा तो सही तरह दिखेगा नहीं, लेकिन इसका साया हमें महसूस होगा, इसकी मौजूदगी हमें महसूस होगी कि कोई दूर खड़ा हुआ है। इसी तरह हम जिस फसल में चल रहे थे वो हमारे घुटनों तक थी और हमें ऐसा लगा कि इस फसल के कोने में यानी दूर कोई खड़ा हुआ है और इसका शैडो हमें फील हो रहा है, क्योंकि इतना तो हमें विजिबल हो रहा था कि ये फसलें कितनी दूर तक फैली हुई हैं। बहरहाल मैंने वो टॉर्च जब इस शैडो की तरफ की तो आप यकीन करें कि मेरे और मेरे दोस्तों की डर की बुरी कैफियत थी। मैंने देखा वो एक औरत खड़ी है। ये टॉर्च की रेंज इस औरत पर ही खत्म हो रही थी। इसने जैसे बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, और लेकिन एक खौफनाक बात यह थी कि इसके चेहरे पर बाल आए हुए थे। वो दूर से इसका चेहरा वाजे नहीं था। इसके बाल बहुत बड़े थे जो आगे भी गिरे हुए थे और उसकी पीछे कमर पर भी गिरे हुए थे, और इसने मुंह झुका रखा था। जब हमने टॉर्च इस पर मारी तो शहीर, वो पता है, बहुत अजीब हरकत करने लगी, जैसे अपना सर 90 डिग्री में यूं घुमाने लगी और हमें दूर से इसकी हू हू करने की आवाज आने लगी, जैसे वो कर रही हो। ऐसी वॉइस वो पैदा कर रही थी और वो इस सुनाटे में गूंज रही थी। ओ मेरे खुदा, हमने वहां से दौड़ लगाई। अब हमारा सांस फूल रहा है और हम भागे चले जा रहे हैं। हमने कहा पीछे मुड़कर नहीं देखना, ये वही डाइन है जो वहां पर कुएं पर थी। शायद इस टाइम तो हमें नजर नहीं आई, लेकिन अब हमारे पीछे लग चुकी है। हम भागते रहे। कुछ देर बाद हम अपने डेरे पर पहुंच गए। हम लोग जब भाग रहे थे तो हमें पीछे से ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे साथ साथ भाग भी रहा है। हमें अब वो छिन छिन की आवाज थी, वो तेज दौड़ने की आवाज में कन्वर्ट हो गई। यानी मुसलसल हमें ऐसा लगता रहा कि हमारे साथ कोई भाग रहा है, और पीछे से हंसी की आवाज, चीखों की आवाज और उस सुनाटे में ऐसे गूंज रहे थे कि बस हमारा दिल जैसे फटने वाला हो। बहरहाल जैसे तैसे हम लोग गिरते पड़ते अपने डेरे पर पहुंचे। वहां जाकर हमने अपना जो रूम था उसमें जाते ही उसे कुंडी लगा ली। पूरी रात शहीर हमारा डेरे पे इसके सहन में ऐसा लगता रहा जैसे वो औरत खड़ी है और हंसे जा रही है। वो कभी मेरा नाम लेती, कभी मेरे किसी एक दोस्त का नाम लेती, कभी दूसरे दोस्त का, और वो कहती मैं कुछ नहीं कहूंगी, एक बार बाहर निकल जाओ, मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। और मुसलसल इस सन्नाटे में इसकी छन छन, यानी वो सहन में जैसे इधर से उधर मूव कर रही है। और कभी ऐसा लगता कि वो इस कच्चे कोठे के ऊपर, जो हमारे डेरे का कच्चा कोठा यानी छत थी, इस पे कोई इधर से उधर और उधर से इधर घूम रहा है, और पूरी रात जैसे हमारा पहरा देती रही। बहरहाल हमने रात जैसे तैसे वहां काटी। सुबह फजर के टाइम मुझे ट्यूबवेल के लिए जनरेटर भी ऑन करना था, लेकिन मैं वो भी ना कर सका डर की वजह से। सुबह रोशनी होते ही मेरा जो काम करने वाला था वो आया। उसने जब दरवाजा नॉक किया और अपना नाम लेकर हमें कहा तो तब हमने दरवाजा खोला। हमने उससे पूरी बात शेयर की और कहा कि तुम तो मना करके गए थे, लेकिन फिर भी हम वहां गए और हमारे साथ ऐसे मामलात हुए। बहरहाल ये बात पूरे गांव में फैल गई कि शहर से मैं आया था और मेरे कुछ दोस्त, हम लोग इस कुएं पर गए थे और रात में बहुत बुरी तरह डर गए। ये बात इस गांव में आग की तरह फैल गई, यानी कि हमारी काफी रिश्तेदारों को भी ये बात पता थी। तो बहरहाल ये मेरी एक स्टोरी थी जो बहुत ही खौफनाक थी, जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये भी तकरीबन मिलती जुलती स्टोरी है जो गांव की है और एक चुड़ैल से ही रिलेटेड है। तो बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम शहीर भाई। ये मेरे मामू का वाकया है जो 15 साल पहले पेश आया था, और ये एक हकीकी वाकया है जो इनके साथ हुआ था। वो कानो के शाल ग्राम इलाके के रिहायशी हैं। जब मैं इनके घर गया था तो इन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया था। अब मैं इनकी जुबानी आपको बताऊंगा, क्योंकि वो गर्मियों का दिन था और मौसम सावन का था। हमारी फसलें बारिश की वजह से खराब हो रही थी। मेरे जवान बेटे भी थे जो दिल्ली में काम करते थे, और उनके वालिद खेतों की देखभाल की जिम्मेदारी लेते थे। जो भी फसल खराब होती, इसकी दुरुस्तगी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। 6-7 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हमारी फसलों में मुश्किलात आ गई थी और बहुत ज्यादा पानी भी भर चुका था। बताता चलूं कि मेरे घर से मेरे खेत की दूरी 20 मिनट की थी। मैंने फैसला किया कि कुछ दिन तक रात यहाँ रहूंगा, क्योंकि हमारे आसपास के खेतों में बारिश के बाद सारा पानी मेरे खेतों की तरफ आ जाता था। इस वजह से मैं बहुत गुस्से में था। मैंने घर से खाना वगैरह खाया। मेरे पास एक टॉर्च और खाने का टिफिन था। मैंने वहां एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ था जो बाहर की तरफ खुला था। इस कमरे के करीब ही वो कमरा था जहां से मेरे ट्यूबवेल की मोटर चलती थी। अब मैंने वहां सोने का फैसला किया और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी थी। वैसे तो मैं 55 साल का हूं, लेकिन कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। अब मैं अपने खेत आ चुका था और बारिश भी बंद हो चुकी थी। जो मेरा बिस्तर था वो भी इस कमरे में था जहां मैं सोने के लिए आया था। मैं पहले चारों तरफ टॉर्च मारता हूँ कि फसलों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। रात के 8 बजे के दरमियान का वक्त था जब मुझे सब कुछ ठीक लगा। फिर मैं अपने कमरे का गेट खोलता हूँ। टिफिन वहां पड़ा हुआ था, एक प्लास्टिक की कुर्सी भी मौजूद थी और लकड़ी का तख्ता भी था। जो भी काम था वो मैं अपने खेतों में करता था। मुझे ऐसा करते करते काफी वक्त गुजर चुका था और 9 बज गए थे। मुझे पता ही नहीं चलता, और मेरे अलावा वहां पर किसी का भी कोई कमरा नहीं था, और सिर्फ मेरा कमरा था जो मैंने खास तौर पर बनवाया था। वहां पर बहुत से लोगों की जिम्मेदारी मेरी थी जिन्हें मैं पानी दिया करता था। ट्यूबवेल की मशीन बहुत पुरानी है जो मेरे वालिद ने जब बनवाई थी। अब वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था, क्योंकि जो भी आता था अपनी फसल देखने वो 6-7 के दरमियान चला जाया करता था। अब मैं और मेरे अलावा खेतों में कोई नहीं है। फिर मैं अपना खाना खाता हूँ, और खाना खाने के बाद एक वीडियो चलाता हूँ, और फिर मैं इधर उधर चारों तरफ खेतों में टॉर्च मारकर देखता हूँ कि मामला सब ठीक है या नहीं। जब सब कुछ ठीक था तो मैं अंदर से गेट की कुंडी लगा लेता हूँ। जो गेट है वो भी काफी पुराना था और लकड़ी का बना हुआ था, और मैं अब लेट जाता हूँ। लेटते ही पता नहीं चलता कि कब मेरी आंख लग जाती है। अब कोई बाहर से दरवाजा खटखटा रहा था, और वो ये काम काफी देर से कर रहा था। जब मैं नींद में इससे पूछता हूँ कि कौन है, तो कोई आवाज नहीं आती। फिर मैं दाएं तरफ करवट लेता हूँ और फिर सो जाता हूँ। फिर मुझे दरवाजे के पीटने की आवाज जोर जोर से आने लगी। अब मैं इस आवाज से ज्यादा तंग हो गया था और मैंने दरवाजा खोलने का फैसला किया। फिर मैं 1-2 बार दोबारा पूछता हूँ, और मैं बाहर निकल कर देखता हूँ तो बाहर कोई नहीं होता। फिर मैं दोबारा आकर लेट जाता हूँ, और फिर मुझे किसी के बाहर चलने की आवाज आती है, जैसे कोई कमरे के बाहर घूम रहा है। मैं इतना तंग आ गया और मैंने दोबारा दरवाजा खोलने का फैसला किया। फिर 1-2 बार दोबारा पूछा तो कोई नहीं बोला। अब मैंने दोबारा दरवाजा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी थी जो सफेद लिबास में थी। वो ज्यादा नहीं, 4 से 5 फीट की होगी। इसके चेहरे पर एक उदासी सी थी। वो मुझसे कहती है कि सामने वाले दरख्त पर किसी की लाश लटकी हुई है, इसे बचा लो वरना वो मर जाएगी। जब मैं सुनता हूं तो मेरे पांव से जमीन खिसक जाती है। इसके चेहरे पर काफी मायूसी थी, और मैं इसे कहता हूं कि मुझे बताओ कहां है। तो कहती है कि इस सामने वाले दरख्त के पास देखो, वहां पर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखा दूंगी। इसकी आवाज भी कुछ रुकी रुकी सी लग रही थी। मुझे इसकी मौजूदगी से एक अजीब सा एहसास महसूस हो रहा था। ऐसा तन्हाई का आलम था जो मेरे अंदर था। शहीर भाई, मैं बता नहीं सकता। मैं इसकी बातों पर यकीन करता हुआ अपने कमरे से टॉर्च उठाता हूँ और चारों तरफ घुमाता हूँ। अब जब इतना सब कुछ मुझसे नहीं देखा जाता तो मैं इसके साथ चल पड़ता हूँ। जहां वो बता रही थी वो जगह 10 मिनट की दूरी पर थी। अब मैं इसके साथ चलता रहा।
जब मैं वहां पहुंचा और ऊपर की तरफ देखता हूं तो मेरी तो हवा ही टाइट हो जाती है। लाश किसी और की नहीं बल्कि इस औरत की थी जिस औरत से मैंने बात की थी। वही औरत जो मेरे साथ आई थी, उसकी लाश ऊपर लटकी हुई थी। मैं इस लाश की तरफ देखता हूँ और इस औरत की तरफ देखता हूँ। फिर मैं इसे हौसला जताते हुए कहता हूँ, ये तो आप ही हो। अब इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और मैं डर कर मजीद 6-7 कदम पीछे हट जाता हूँ और फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है। अब लंबे से हाथ बढ़ाकर मेरे गले तक पहुंचने लगती है। इसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मेरे गले में से आवाज भी नहीं निकल रही थी। जब एक बार फिर मेरी नजर ऊपर की तरफ जाती है तो वहां पर कोई लाश लटकी हुई नहीं थी। अब मैं ये सब देखकर वहां से दौड़ लगा देता हूँ और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देता हूँ और भागना शुरू कर देता हूँ। वो जो भी चीज थी वो अपने दोनों हाथों और पैरों से जानवरों की तरह मेरे पीछे पीछे आ रही थी, मगर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़कर दोबारा देख सकूं कि वो मेरे पीछे आ रही है या नहीं। अब मैं जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देता हूँ और सड़क की तरफ भागना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इस कमरे में दोबारा जाऊंगा तो ये मुझे मार डालेगी। मैं दौड़ लगा देता हूँ और जब तक मैं सड़क तक नहीं पहुंच जाता और मैं नहीं रुकता। वहां से एक बाइक वाला गुजरता है। उसने मुझे देखते ही वहां बाइक रोक दी और मुझसे कहता है, क्या बात है चचा, बहुत डर रहे हो तुम। मैं खौफजदा होकर कहता हूँ, पीछे वो औरत आ रही है और वो चुड़ैल है, वो मुझे मार डालेगी। जब मैं दोबारा इधर उधर देखता हूँ तो वहां पर कोई भी नहीं होता। वो मुझसे कहता है, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम भाग रहे हो। हंसी उड़ाते हुए वो मुझे कहता है, तुम इतनी उम्र में भी इतना डर रहे हो। मैं इससे कहता हूँ, मुझे घर पर छोड़ दो। वो मुझे अपनी बाइक पर बिठा लेता है और मैं किसी न किसी तरह अपने घर पहुंच जाता हूँ। घर में अपनी बीवी को बताता हूँ और जब मेरे बच्चे सुनते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कहते हैं, रात में तुम्हें वहां जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों गए थे वहां। फिर मुझे पानी पिलाया और उसके बाद मुझे राहत मिली, मगर वो चेहरा और वो मंजर अब भी दिमाग में घूम रहा था। इस बात को लेकर मैं अपने घर आने के बाद भी काफी डर रहा था। मैंने फैसला कर लिया कि अब कभी रात को वहां पर अकेले सोने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। तो ये था मेरे मामू का वाकया। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने मामू की स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंच जाया करेंगे। और ये 2 स्क्रीन पे स्टोरीज मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं। अगर आप सुनना चाहें तो ये जाकर लाजमी सुनिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाजत दें, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज।